कहानी की शुरुआत एक तेज रफ्तार कार से होती है जो सड़क पर भाग रही होती है। उसके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगी होती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। तभी कहानी 24 घंटे पहले में चली जाती है। अब हम ब्रायन से मिलते हैं। ब्रायन पेशे से एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट है। हाल ही में उसकी शादी एमिली से हुई है। एमिली का पहले से एक बेटा है जिसका नाम लूकास है। इस तरह ब्रायन अब लूकास का सौतेला पिता बन चुका है। एक दिन ब्रायन लूकास को एक गेम खेलने के लिए लेकर जाता है जिसकी वो खुद कोचिंग देता है। लेकिन लूकास बहुत खराब खेल रहा होता है। ये देखकर बाकी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और ब्रायन से शिकायत करने लगते हैं। लूकास ये सब सुन लेता है। वो उदास होकर ब्रायन के पास आता है और कहता है कि वो बाहर बैठना चाहता है क्योंकि उसे अब खेलना नहीं है। ब्रायन उसे समझाता है और कहता है, अगर तुम पहले ही मान लोगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम कभी अच्छा नहीं खेल पाओगे। कौन जाने यही तुम्हारा हीरो मोमेंट हो। जब तुम शॉट लोगे तो सब कुछ स्लो मोशन में लगेगा। जाओ और खेलो। ब्रायन की बातों से लूकास थोड़ा उत्साहित हो जाता है और दोबारा खेलने चला जाता है। लेकिन इस बार भी वो ठीक से नहीं खेल पाता। जब सब लोग वहां से जाने लगते हैं तभी एमिली ब्रायन से कहती है कि उसे नहीं लगता कि लूकास किसी भी खेल में अच्छा है। उसे तो बस डांस करना पसंद है। वो डांस करता है और उसके वीडियो ऑनलाइन डालता है। ब्रायन जवाब देता है कि कोई भी उसे डांस करने से नहीं रोक रहा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो बाकी चीजों में भी हिस्सा ले। वो बताता है कि बचपन में खेल के जरिए ही उसके और उसके पिता के बीच अच्छा रिश्ता बना था। ये सब कहकर ब्रायन लूकास को लेने जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे लूकास को बुली कर रहे हैं। ब्रायन गुस्से में सभी बच्चों को डांटता है और कहता है, अगर तुमने मेरे बेटे का फिर मजाक उड़ाया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतने में एक लड़का आगे आकर पूछता है, आप कर ही क्या लेंगे? ब्रायन खुद को संभालते हुए शांत होकर कहता है, अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डिनर के लिए जाना है। बाद में तुमसे मिलूंगा। इसके बाद वो लूकास को लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, लूकास ब्रायन से कहता है कि उसे इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। वो बताता है कि उसे बुली किए जाने की आदत हो चुकी है। ब्रायन उसे कार में बैठाता है और घर पहुंचकर एमिली को पूरी बात बताता है। एमिली कहती है कि उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, लेकिन ब्रायन मना कर देता है। वो समझाता है कि स्कूल में चीजें ऐसे नहीं चलती। अगर बच्चों को पता चल गया कि लूकास ने शिकायत की है तो वे उसे और ज्यादा परेशान करेंगे। एमिली भी ये बात समझ जाती है। अगले दिन जैसे ही ब्रायन ऑफिस पहुंचता है, उसका सीनियर उसके पास आता है और कहता है कि जो बैलेंस शीट उसने दी है उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, नहीं तो उनके क्लाइंट पर शक हो सकता है। ब्रायन साफ मना कर देता है और कहता है कि यह गलत है। यह सुनकर उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। ब्रायन घर आकर एमिली को सब बता देता है। एमिली कहती है कि जब उसने नौकरी छोड़ी थी तब ऑफिस वालों ने कहा था कि वो कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए वो कल से दोबारा काम शुरू करेगी क्योंकि अब घर में पैसों की जरूरत है। ब्रायन हैरान होकर कहता है कि वो तो अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहती थी। एमिली जवाब देती है कि हालात बदल चुके हैं और अब ब्रायन को भी लूकास के साथ वक्त बिताने की जरूरत है। वो ब्रायन से कहती है कि वो घर पर रहकर लूकास के साथ तालमेल बनाए और साथ ही नई नौकरी ढूंढे। जैसे ही उसे नौकरी मिल जाएगी वो खुद काम छोड़ देगी। ब्रायन को ये बात सही लगती है। अगले दिन ब्रायन देखता है कि लूकास घर पर ही है क्योंकि आज उसका स्कूल से छुट्टी का दिन है। लूकास जब कहता है कि उसे भूख लगी है तो ब्रायन को एहसास होता है कि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तब वो लूकास को बाहर पार्क ले जाता है। पार्क में लूकास खेलने लगता है। वहीं ब्रायन की मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम लेस्ली है। लेस्ली उसे बताती है कि उसका एक ग्रुप है जिसका नाम मामा माफिया है। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अलग अलग जगह खाने जाती हैं। वो ब्रायन को भी अपने साथ चलने का न्योता देती है, लेकिन ब्रायन समझ नहीं पाता और मना कर देता है। इसी बीच ब्रायन अपने फोन पर देखता है कि लूकास वहां से कहीं दूर चला गया है। उसका जीपीएस लोकेशन काफी आगे दिखा रहा होता है। घबरा कर ब्रायन उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही उसे लूकास मिलता है, दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन लूकास ठीक से गेंद पकड़ भी नहीं पाता। पास में ही एक और पिता बेटा खेल रहे होते हैं। पिता का नाम जेफ और बेटे का नाम सीजे होता है। जेफ की नज़र ब्रायन पर पड़ती है और वो उसके पास आकर उसे गेंद फेंकने का तरीका सिखाने लगता है। उसी समय सीजे लूकास के पास जाता है और दोनों साथ खेलने लगते हैं। तभी ब्रायन देखता है कि सीजे एक तितली पकड़कर उसे खा जाता है। ये देखकर ब्रायन हैरान हो जाता है और जेफ से कहता है कि आपका बेटा थोड़ा अजीब नहीं है। जेफ हंसकर कहता है कि वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता है। ब्रायन पूछता है कि वो क्या काम करता है। जेफ बताता है कि वो अभी सिक्योरिटी में काम कर रहा है और इससे पहले वो आर्मी में था। तभी लूकास आकर ब्रायन से कहता है कि वे सीजे के घर चलें क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है। ब्रायन मान जाता है।
उसी वक्त सीजे अचानक जेफ के पेट पर मुक्का मार देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर ब्रायन को दोनों थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन फिर भी वो एमिली को लोकेशन भेजकर जेफ के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेफ के घर पहुंचते ही लुकास दीवार पर लगी तस्वीरें देखता है, जिनमें जेफ अपने आर्मी के दिनों में कुछ लोगों के साथ नजर आ रहा होता है। तभी अचानक जेफ बंदूक निकालता है और ब्रायन पर गोली चला देता है। ब्रायन डर जाता है, लेकिन ये सिर्फ मजाक होता है। उस बंदूक में गोली नहीं बल्कि सॉस भरा होता है। उसी दौरान लूकास अपने पिता से कहता है कि सीजे बहुत ताकतवर है। ब्रायन मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका पिता भी ताकतवर है। ये सब चीज़ें जेनेटिक होती हैं। इसके बाद ब्रायन जेफ से पूछता है कि सीजे की माँ कहाँ है। जेफ उदास होकर बताता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। जेफ बताता है कि उसने सिक्योरिटी की नौकरी भी छोड़ दी है, लेकिन उसने कुछ पैसे बचा लिए हैं। वो जल्द ही इस शहर को छोड़ने वाला है। जाने से पहले वो एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करना चाहता है और अपना सारा समय अपने बच्चे के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद वो ब्रायन से पूछता है कि क्या उसकी पत्नी भी मर चुकी है। ब्रायन जवाब देता है, नहीं, मेरी हाल ही में शादी हुई है। मेरी पत्नी एक वकील है। मैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट था, लेकिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी लूकास बाहर से आकर बताता है कि कुछ लोग उसे घूर कर देख रहे हैं। ये सुनते ही जेफ तुरंत दोनों बच्चों को उठाकर कार में बैठा देता है। ब्रायन को भी कार में बैठाकर कहता है कि वे सब लंच के लिए जा रहे हैं। वे लोग एक जगह रुकते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। जेफ ब्रायन से कहता है कि उसे लगता है कि सीजे का उसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया है, क्योंकि उसने बहुत समय से किसी से बात नहीं की थी। ब्रायन कहता है कि बेस्ट फ्रेंड कहने से पहले बच्चों को थोड़ा और समय साथ बिताना चाहिए। तभी जेफ की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसने लेदर जैकेट पहनी होती है। उसे शक होता है और वो उसके पीछे चला जाता है। अंदर जाकर वो उस आदमी को बुरी तरह मारता है और पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन वो आदमी कुछ बताने से पहले ही बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ सीजे, ब्रायन और लुकास टेबल पर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब पिज्ज़ा आता है तो सीजे उसे देखकर पूछता है, ये क्या है? ब्रायन और लुकास हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सीजे जवाब देता है, कौन से पिता? जेफ मेरा पिता नहीं है, वो बस मुझे उठाकर यहाँ ले आया है। ये सुनते ही ब्रायन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत लुकास को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन घबराहट में अपना फ़ोन वहीं भूल जाता है। तभी एक लड़की उसे रोककर पूछती है कि वो बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, क्या ये बच्चे उसके हैं? वो सीजे से भी पूछती है कि क्या वो इस आदमी को जानता है। सीजे मना कर देता है। ब्रायन घबरा जाता है। तभी पीछे से एक मैस्कॉट ब्रायन पर हमला करता है। ब्रायन उससे लड़ता है, लेकिन तभी जेफ आकर उस मैस्कॉट को मार देता है और सबको वहां से बाहर निकालता है। ब्रायन जेफ से सवाल करता है कि सीजे ने क्यों कहा कि वह उसका पिता नहीं है। जेफ सच बता देता है कि यही सच्चाई है। तभी अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं। जेफ सबको जल्दी से कार में बैठने को कहता है और वे वहां से भाग निकलते हैं। गुंडे उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। ब्रायन घबराकर पूछता है कि ये लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं। जेफ कहता है कि शायद उन्हें लगता है कि ब्रायन कुछ जानता है। ब्रायन पूछता है, मुझे क्या पता, और अगर सीजे तुम्हारा बेटा नहीं है तो फिर वह कौन है? जेफ बताता है कि कुछ लोगों ने सीजे को कैद करके रखा था और उसने उसे वहां से छुड़ाया था। ये सुनकर ब्रायन कहता है कि कार रोको, वह पुलिस को फोन करेगा। तभी उसे याद आता है कि वह अपना फोन वहीं भूल आया है। लेकिन फोन भूलने से पहले वह जेफ की सारी डिटेल्स अपनी पत्नी एमिली को भेज चुका होता है। तभी एमिली जेफ को कॉल करती है। ब्रायन उसे बताता है कि वह जेफ और बच्चों के साथ ही है और वे कार में जा रहे हैं। अचानक सामने से एक कार तेजी से आती है। जेफ कॉल काट देता है और चालाकी से उस कार को चकमा देता है, जिससे वह कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। इस हादसे के बाद अब पुलिस भी उनके पीछे लग जाती है। जेफ बाहर देखता है तो पाता है कि और भी कई कारें आ रही हैं। ये सारी कारें मामा माफिया की होती हैं, क्योंकि सबको अलर्ट मिल चुका होता है। मामा माफिया को अलर्ट मिल चुका होता है कि इन लोगों को पकड़ना है। लेस्ली का बेटा भी वहीं होता है। लेस्ली अपने बेटे से कहती है कि ड्राइवर को टेजर से झटका दे, लेकिन गलती से वह झटका लेस्ली को ही लग जाता है। कुछ देर बाद जेफ कार रोकता है और कहता है कि अब उन्हें दूसरी कार चुरानी पड़ेगी, क्योंकि इस कार का नंबर पूरे शहर में फैल चुका है। ब्रायन उसे रोकते हुए कहता है कि वह यहाँ से जा रहा है। जेफ सख्ती से कहता है कि अब वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उन लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है। वे उसका पीछा करेंगे और उसे मार देंगे। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जेफ के साथ ही रहना होगा। ब्रायन गुस्से में पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तब जेफ उसे पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि आर्मी से रिटायर होने के बाद उसने एक सीक्रेट फैसिलिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी। वहां उस पर दवाइयों के एक्सपेरिमेंट भी किए गए, लेकिन उस पर उनका कोई असर नहीं पड़ा।
एक रात वहां एक सीक्रेट पैकेज आया। जब जेफ उस पैकेज की तरफ जा रहा था तो उसने एक कमरे से आवाज सुनी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने सीजे को अंदर देखा। सीजे ने खुद बताया कि उसका नाम सीजे है। जेफ समझ गया कि वे लोग उस बच्चे के साथ कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए वह सीजे को उठाकर वहां से अपने साथ ले आया। ये सब सुनकर ब्रायन कहता है कि उन्हें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। जेफ जवाब देता है कि उसे क्या लगता है, उसने कोशिश नहीं की। सीजे को वहां से निकालने के बाद वह सबसे पहले पुलिस के पास ही गया था, लेकिन वहां उससे पूछताछ की गई और थोड़ी देर बाद उसी पर बच्चे को अगवा करने का आरोप लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो डाइनर में आया था। अब उसके हाथ में ब्रायन का फोन होता है, जिससे वह लूकास को ट्रैक कर सकता है। लूकास की लोकेशन ट्रैक करते हुए वह यहां तक पहुंच जाता है। जैसे ही लूकास और सीजे उन लोगों को देखते हैं, वे भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वही बच्चे मिलते हैं जो हमेशा लूकास को बुली करते थे। इस बार जब वे फिर से उसे परेशान करने लगते हैं तो सीजे उन्हें बुरी तरह पीट देता है। ये देखकर लूकास बहुत खुश हो जाता है। इधर ब्रायन जेफ से कहता है कि अब वह यहां से जा रहा है। जेफ फिर से कहता है कि वह कहीं नहीं जा सकता, उन्हें कार चुरानी ही पड़ेगी। कार चुराने के बहाने ब्रायन वहां से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर जाता है कि एक काली कार से लोग निकलते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी ब्रायन की नज़र सीजे और लूकास पर पड़ती है। वह उनके पास जाकर छिप जाता है। लूकास घबराकर कहता है कि जेफ कहाँ है, वही उन्हें बचा सकता है। गुंडे उन्हें देख लेते हैं और बंदूक तानकर आगे बढ़ते हैं। गोली चलाने से पहले ही जेफ अपनी कार से उन्हें टक्कर मार देता है और सबको कार में बैठने के लिए कहता है। फिर वे वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में ब्रायन पूछता है कि वे लोग उन्हें कैसे ट्रैक कर रहे थे। जेफ कहता है कि शायद उनके पास उसका फ़ोन है और वे लूकास को ट्रैक कर रहे हैं। वह लूकास से कहता है कि अपने फ़ोन में जीपीएस बंद कर दे। जीपीएस बंद होते ही वे कुछ हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद ब्रायन जेफ से दिल की बात करता है। वह कहता है कि वह हमेशा पिता बनना चाहता था, लेकिन उसकी पूरी 20 और 30 की उम्र यूं ही निकल गई। न शादी हुई और न ही बच्चा। फिर उसकी जिंदगी में एमिली आई, जो उससे कहीं बेहतर है। जब लूकास ने पहली बार उसे डैड कहा था तो वह अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे लगता है कि वह एक अच्छा पिता नहीं बन पा रहा है। ब्रायन की बात सुनकर जेफ कहता है कि वह एक बहुत अच्छा पिता है। ब्रायन सुझाव देता है कि अब उन्हें कहीं छिपना होगा, ऐसी जगह जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके। जेफ उन्हें सीधे एक ओल्ड एज होम ले जाता है। ब्रायन समझ नहीं पाता कि वे यहाँ क्यों आए हैं। जेफ सबको अंदर ले जाकर एक बुजुर्ग आदमी से मिलवाता है और बताता है कि उसका नाम गॉर्डन है और वह उसका पिता है। यहाँ गॉर्डन अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि जब जेफ सिर्फ 4 साल का था तब उसकी मौत हो गई थी। ये सब देखकर वो बहुत डर गया और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। उसने जेफ को एक अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन दूर से हमेशा उस पर नज़र रखी। यह कहते हुए गॉर्डन की नज़र सीजे पर पड़ती है। वो जेफ से कहता है कि उसने उसे यह नहीं बताया कि उसका भी एक बेटा है। जेफ कहता है कि सीजे उसका बेटा नहीं है। गॉर्डन यकीन नहीं करता और कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। सीजे बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा जेफ बचपन में दिखता था। यह कहकर गॉर्डन पुराने फोटो निकालता है। तस्वीरें देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बचपन में जेफ बिल्कुल सीजे जैसा ही दिखता था। अब जेफ को भी एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं सीजे उसका ही बेटा है। ब्रायन जेफ से पूछता है कि क्या उसे सीजे की मां के बारे में कुछ पता है। जेफ जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वह बहुत सी औरतों के साथ रह चुका है। रात में जेफ अपने पिता से कहता है कि वह कुछ समय के लिए दोनों बच्चों का ख्याल रख ले, जब तक वह इस पूरी पहेली को सुलझा नहीं लेता। गॉर्डन कहता है कि वह जानता है कि वह बच्चों के साथ कैसा है, इसी वजह से वो हमेशा उनसे दूर रहा है और आज भी बच्चों से डरता है। अगले दिन जेफ सबको लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में ब्रायन उससे पूछता है कि क्या उसे किसी महिला की याद आती है जिससे यह पता चल सके कि सीजे किसका बच्चा है। जेफ बस उसे देखता है और कहता है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जेफ कड़वाहट से कहता है, मेरे पिता को देखो, भला कौन सी औरत मेरे जैसे इंसान से बच्चा पैदा करना चाहेगी। थोड़ी देर बाद जब सब बैठे होते हैं, ब्रायन जेफ से पूछता है कि जिस सीक्रेट फैसिलिटी में वह काम करता था, क्या वहां कोई ऐसा है जिससे संपर्क किया जा सके। जेफ बताता है कि एक आदमी है, जैक, और उसकी एक ही कमजोरी है, लड़कियां। वह बार बार उनसे संपर्क करता रहता है। ब्रायन तुरंत योजना बनाता है। वह एमिली का फेक प्रोफाइल बनाकर जैक से मैसेज करता है और उसे एक मोटेल में मिलने बुलाता है। जैक वहां पहुंचते ही पकड़ लिया जाता है और बांध दिया जाता है। पहले जेफ प्यार से पूछता है, सीजे कौन है, उसे क्यों उठाया गया और कैसे पता चला कि वह उसका बेटा है, लेकिन जैक कुछ नहीं बताता। मारपीट भी बेकार जाती है। तब ब्रायन पैसे की पेशकश करता है और जैक टूट जाता है।
जैक बताता है कि सीजे जेफ का बेटा नहीं बल्कि उसका क्लोन है। क्लोन जेफ। क्लोन बनाने वाला वैज्ञानिक साइमन है जो बहुत अमीर है। ब्रायन साइमन के बारे में खोज करता है। तभी एमिली का कॉल आता है। ब्रायन समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सामने वाला धमकी देता है, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो सीजे को इस पते पर ले आओ। ब्रायन जेफ से कहता है कि इसी पते पर साइमन मिलेगा। असल में वो एमिली को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होता है। रास्ते में जेफ अपनी कहानी सुनाता है। अनाथालय का डर मिटाने के लिए उसने आर्मी ज्वाइन की। वो मजबूत था, किसी को भी मार सकता था। लेकिन एक दिन उसे एक बच्चे को मारने का आदेश मिला और वो नहीं कर पाया। इसी वजह से उसे निकाल दिया गया। जाते वक्त उसके सीनियर कर्ट ने कहा था कि वो अब भी उसका सबसे अच्छा सोल्जर है। वे लोकेशन पर पहुंचते हैं। आसपास सुनसान है। तभी काली गाड़ियां आ घेरती हैं। ब्रायन माफी मांगता है और सच बताता है कि उसने एमिली को बचाने के लिए ऐसा किया। वो लूकास को कार में बिठा देता है। साइमन बाहर आता है। उसके लोग जेफ को पकड़ लेते हैं और सीजे को ले जाने लगते हैं। जेफ आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है, लेकिन साइमन हंसकर कहता है कि सीजे में कोई भावना नहीं, वो प्रोग्राम्ड है। जेफ सीजे से कहता है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। लेकिन सीजे के चेहरे पर कोई भाव नहीं। जाते वक्त लुकास उसे अपनी हुडी दे देता है। साइमन जेफ को मारने के लिए एक गुर्गा छोड़ देता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि ब्रायन कार से टक्कर मार देता है। गुर्गा बच जाता है, मगर जेफ उसे खत्म कर देता है। तभी गुर्गे की जेब में फोन बजता है। वो ब्रायन का फोन होता है। ट्रैकर खोलते ही सीजे की लोकेशन मिल जाती है। लुकास बताता है कि उसने हुडी में जीपीएस ऑन करके सीजे को दे दी थी, एक मास्टर स्ट्रोक। ब्रायन कहता है कि सीजे को बचाना होगा। जेफ हिचकिचाता है, लेकिन आखिर मान जाता है। लोकेशन वही पुरानी सीक्रेट फैसिलिटी निकलती है। वे पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। लुकास को कार में छोड़कर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर सीजे मिलता है, लेकिन वो उन पर हमला कर देता है। तभी पता चलता है कि वहां सीजे जैसे कई क्लोन हैं। वे भागते हैं। गोलीबारी होती है। जेफ एक आदमी को मार देता है और ब्रायन को भागने को कहता है, मगर ब्रायन फिर पकड़ लिया जाता है और उसे साइमन के पास ले जाया जाता है। वहां कर्ट भी होता है। कर्ट बताता है कि जेफ परफेक्ट सोल्जर था, बस एक कमजोरी थी, भावनाएं। इसलिए उन्होंने ऐसा क्लोन बनाया जिसमें भावनाएं ना हों। जेफ के डीएनए सैंपल लेकर एआई के साथ क्लोन तैयार किया गया, जो सिर्फ आदेश मानेगा। वे डेमो दिखाते हैं। सीजे को तीर देकर जेफ के सिर पर मारने का आदेश। जेफ सीजे की आंखों में देखकर कहता है, तुम मशीन नहीं हो, किसी की कठपुतली नहीं। सीजे रुकता है और तीर साइमन पर चला देता है। अफरा तफरी मचती है। जेफ एक एक करके सबको ढेर कर देता है। आखिर में कर्ट बचता है। वो ताना मारता है, लेकिन ब्रायन फिर कार से आता है। इस बार भी चूक जाता है। तब जेफ कर्ट को खत्म कर देता है। जेफ हाई फाइव के लिए बढ़ता है। सीजे उसे गले लगा लेता है। साफ हो जाता है कि इंसानी डीएनए से बने होने के कारण सीजे महसूस कर सकता है। वे बाहर निकलते हैं। जेफ एक बटन दबाता है और पूरी फैसिलिटी उड़ जाती है। सारे क्लोन खत्म हो जाते हैं। समय बीतता है। आखिर में ब्रायन अपने घर में एमिली के साथ बैठा होता है। डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलते ही जेफ अपने बेटे के साथ खड़ा होता है। वो अंदर आने का बहाना बनाता है और ब्रायन मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुला लेता है। यहीं फिल्म खत्म होती है।